हरे कृष्णा स्टूडेंट्स and welcome to Zenduka Learnings and also welcome to CA Final FR Financial Reporting Revision Series for May 2025 attempt. आज इस रिवीजन में हम लोग करेंगे इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेस है। अधिकतर इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये समराइज्ड फॉर्म में सब कुछ कॉन्सेप्ट कवर करते हुए आपके लिए बना दिए गए हैं। इसी से आपको रिवाइज करना है और ये एग्जाम टाइम में और एग्जाम के एक दिन पहले तो आपके लिए बूस्टर का काम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लें आप। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, जिसको मैं प्यार से कहूंगा आईपी। सर इस इंडेक्स का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव? तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें सीखना है। स्कोप, ये इंडेक्स किस पर एप्लीकेबल होगा, किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रिकॉग्निशन कैसे होगा, मेजरमेंट कैसे होगा, डिस्क्लोजर कैसे होगा। RMD, रिकॉग्निशन मेजरमेंट डिस्क्लोजर, ठीक है, उस पर एप्लीकेबल है। और प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं असेट्स जनरल मीनिंग होता है असेट्स, तो इसलिए कुछ ऐसी असेट्स है जिन पर ये इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। जाहिर सी बात है, बायोलॉजिकल असेट्स पर इंडेक्स 41 एप्लीकेबल होता है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर इंडेक्स 16 एप्लीकेबल होता है, तो ये इंडेक्स उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अरे सर, पर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अरे भाई, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बड़ा वास्ट मीनिंग होता है। प्रॉपर्टी असेट्स एक बड़ा मीनिंग होता है भाई। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, हम कहते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ज्वेलरी हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है। हम बोलते हैं प्रॉपर्टी असेट को बोलते हैं कई बार। इवन कई बार पति कहता है पत्नी मेरी प्रॉपर्टी है, पत्नी कहती है पति मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा पति मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहां तो इतना बड़ा मीनिंग नहीं है। यहां पे तो प्रॉपर्टी का बहुत ही नैरो छोटा सा मीनिंग है, केवल लैंड या लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, और या उसका पार्ट, कोई जरूरी नहीं पूरा लैंड आपका हो। तो लैंड है आपके पास, है लैंड एंड बिल्डिंग है, या उसका कोई पार्ट भी आपके पास है, चाहे आप उसके ओनर हो चाहे आप उसके लेसी हो, बशर्ते वो आपने यूज करने के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि यूज करने के लिए है तो फिर तो इंडेक्स 16 लग जाएगा, और ऑर्डिनरी कोर्स में बेचने के लिए नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, वरना इंडेक्स 2 लग जाएगा। तो वो किस लिए होना चाहिए? केवल दो पर्पस। ठीक है, या तो रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन, और बोथ। ठीक है, दोनों भी चलेगा कि भाई आपने सोचा रेंट कमा लेंगे, या चलो सोचा 10 लाख का लैंड 12 का हो जाएगा। और यहां लिखा नहीं है, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन लिखा है, पर वो कैपिटल डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। वो 10 की चीज 8 की भी हो सकती है, पर इंटेंशन आपका एप्रिसिएशन का है। तो लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ, ये ओनर की तरह हो या लेसी की तरह हो, अगर आपने नॉट फॉर यूज है, नॉट फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और अगर वो रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ के लिए है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आईपीए, और क्या डेफिनेशन यहां पे दी हुई है इसमें, और 3 डेफिनेशन और इंडेक्स में दी गई है। वो है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, फेयर वैल्यू की और कॉस्ट की। फेयर वैल्यू वही है जो आर्म्स लेंथ प्राइस होती है, इंडेक्स 113 की डेफिनेशन। कॉस्ट तो आपको पता ही है, किसी भी चीज को पाने के लिए आप जो भी देंगे वो कॉस्ट है, उसको लाने तक का सारा खर्चा, चाहे कैश में हो चाहे काइंड हो। तो कैश है, कैश इक्विवेलेंट है, या काइंड में भी है, तो कॉस्ट का हिस्सा है। और अदर इंडेक्स मैंने यहां पर इसलिए लिखा है कि भाई मान लीजिए आपने बिल्डिंग खरीदी और शेयर बेस्ड पेमेंट एसबीपी इशू कर दिया, तो 2 लाख के शेयर इशू कर दिए, तो बिल्डिंग की कॉस्ट 2 लाख रुपए है, तो वो इन काइंड में अदर इंडेक्स भी एप्लीकेबल हो जाते हैं कॉस्ट निकालते वक्त। ठीक है, और ओनर ऑफ ऊप क्या लिखा है, OOP, यहां पर हेल्ड बाय ओनर और लेसी फॉर यूज। कोई भी असेट जो है अगर आप यूज के लिए करते हैं तो उसको ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहा गया है, जिस पर इंडेक्स 16 लगता है, और लीज पर है तो इंडेक्स 116 लग जाएगा। तो सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्कुल लैंड या लैंड एंड बिल्डिंग ही है, और पार्ट देयर ऑफ हेल्ड एज ओनर और एज ए लेसी। सर एग्जांपल्स क्या है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के, और ऐसी कौन सी चीजें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है? तो ये मैंने सिंपल वही एग्जांपल्स लिख दिए, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली, देखिए लैंड है आपके पास, क्यों रखा है? सीए मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लैंड आपने रखा है, आप सोच रहे हो उसका फ्यूचर में यूज करोगे, अभी डिटरमाइंड नहीं है यूज, तो फ्यूचर यूज है, प्रेजेंट यूज होता तो पीपीई होता, इसलिए वो अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। ठीक है, बिल्डिंग आपने ओन कर रखी है, चाहे वो एज ए ओनर है, चाहे एज ए लेसी है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, बशर्ते
वो अभी हम बात करेंगे। फाइनेंस लीज नहीं होना चाहिए, ऑपरेटिंग लीज है तो रेंटल पर्पस हो गया, तो अगेन वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। सर खाली बिल्डिंग है तो क्या होगा? अरे वैकेंट बिल्डिंग है तो भी हम उसको कुछ मालूम तो है नहीं, यूज तो करने दे, वैकेंट है तो टू बी लीज है तो भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। और बिल्डिंग अगर हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, सर कंस्ट्रक्शन तो अभी हो रहा है, अभी तो पता ही नहीं है, तो भैया कंस्ट्रक्शन करते वक्त भी तो पता होगा कि हम उसका क्या करने वाले हैं। तो अगर हम उसे एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा उसे, कहाँ दिक्कत आ रही है। और हेल्ड फॉर सेल है तो इन डेज 2 लग जाएगा। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब यूज के लिए है तो या तो 16 लग जाएगा, 116 लीज पे है तो, ठीक है। और ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को भी हम कई बार बिल्डिंग रहने के लिए दे देते हैं, तो बिल्कुल वो तो बिजनेस का यूज हो रहा है, इंडेक्स 16 ही लगेगा यहाँ पर। ओनर ऑक्यूपाइड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। फ्यूचर में यूज करेंगे तो फ्यूचर में यूज करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे एज ए ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, फ्यूचर यूज के लिए है वो। तो लीज और ये फाइनेंस लीज देखिए मैंने कहा था। तो ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं, इंडेस 40 किस पे लगेगा। अब बड़ी आगे बढ़ जाते हैं। सर अगर ऐसा हो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए 2 मंजिला बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर आप यूज कर रहे हो, फर्स्ट फ्लोर रेंट पे दे दिया या अपोजिट हो, तो क्या करना है? तो ये डुअल पर्पस हो जाता है, तो ये यूज भी हो रही है या इसका रेंटल भी हो रहा है, ये रेंट पे नहीं भी दिया खाली पड़ा लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, कैप, ठीक है। तो सर इसका कैसे अकाउंटिंग करेंगे? तो एबल टू स्प्लिट अगर है, एबल टू स्प्लिट का मतलब अलग से पता चल जाए, एबल टू स्प्लिट का मतलब है कि भाई मान लीजिए कि हमें मालूम है कि भाई ग्राउंड फ्लोर तो हमने रेंट पर दिया है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है, और फर्स्ट फ्लोर जो है प्रॉपर्टी का हमने यूज हम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, एबल टू स्प्लिट है मतलब सेपरेटली सेल भी हो सकता है। एबल टू स्प्लिट का मतलब सेपरेटली आइडेंटिफाइड है वो चीज। तो फिर उस केस में जो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जो यूज के लिए, उस पर 16 लग जाएगा, और जो रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन वाला पार्ट है उस पे इंडेक्स 40 लग जाएगा। सर अगर स्प्लिट नहीं हो पा रहा, हमें पता ही नहीं है, जाने का रास्ता एक ही हो, सेपरेट रास्ता नहीं दोगे किसी को तो कोई किराए पे क्यों लेगा, ऐसा हो सकता है। और ऐसे कई सारी बिल्डिंग्स बनी होती है, फ्लैट्स होते हैं जिसमें पार्टली यूज होता है, जो भी है। तो स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कितना यूज के लिए हो रहा है, कितना हम यूज कर रहे हैं और कितना रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, तो उसमें फिर गड़बड़ है। तो इंडेक्स 40 बहुत ही क्लियरली कहता है कि अगर उसमें यूज वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, यूज वाला पोर्शन अगर वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब मटेरियलिटी नहीं आ रही है, बहुत रेयरली वो यूज होता है, तो फिर पूरी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान के 40 लगा दो। लेकिन अदरवाइज अगर वो सिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट है मतलब यूज ज्यादा हो रहा है, यूज वाला पोर्शन मटेरियल है, तो पूरी प्रॉपर्टी को आप ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माने, यानी पीपी यानी इंडेक्स 16 लग जाएगा। सर ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया काम। अब क्या करना है? एंशिलरी सर्विसेज, ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। हमने डुअल पर्पस वाली बात अलग थी। डुअल पर्पस का मतलब है एक ही प्रॉपर्टी है, उसके पार्ट कर लिए, ये पार्ट कर लिए और उसके 2 अलग अलग पर्पस के लिए वो यूज हो रही थी। एंशियरी सर्विसेज, मैंने आपको अपना मान लीजिए कोई फ्लैट किराए पर दिया, या हमने कोई बिल्डिंग में कोई अपनी शॉप किराए पर दिया, आपको शोरूम किराए पर दिया, और साथ में मैंने आपको बोला भाई सिक्योरिटी गार्ड है, लिफ्ट की सर्विस है, इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज है जिसका उस पूरे अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो तो नॉर्मली पूरी बिल्डिंग है यार, सिक्योरिटी सबके काम आएगी, लिफ्ट सबके काम आएगी, तो क्या होगा? तो उस सर्विस का क्या होगा? तो सर्विसेज यार इनसिग्निफिकेंट है ना, तो ये अरेंजमेंट एज ए होल तो इंडेक्स 40 लगेगा। मैंने अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद एंशिलरी सर्विसेज किराए पर दी है, और वो एंशिलरी जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज जो हैं वो उस पूरे अरेंजमेंट एज ए होल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसिग्निफिकेंट है, केवल आपको ही नहीं थी सबको मिलती है वो, तो उस केस में इंडेक्स इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब सर्विसेज सिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो फिर जो है इंडेक्स 16 लग जाएगा। इसमें मैंने क्लास में भी, और एक वो बड़ा सिंपल सा होटल का एग्जांपल है कि भाई मैंने आपको केवल होटल की बिल्डिंग किराए पर दी, लेकिन नहीं, आप बिल्डिंग के साथ साथ जो इंश्योरेंस सर्विस ऐसे अरेंजमेंट, जैसे हम बात करते हैं होटल की, हम होटल की बात करते हैं, आज मान लीजिए मेरा होटल है, तो होटल के साथ में रहने की सर्विस के साथ साथ रेस्टोरेंट भी जरूरी होता है, लॉन्ड्री फैसिलिटी भी होती है, एम्यूनिटीज भी होती है, और ये सब जरूरी होता है। लोग देखते हैं कि भाई इस होटल में फैसिलिटी है कि नहीं, मतलब बिना केवल रहने की जगह से होटल नहीं चलते, ठीक है ना। तो वो जो सर्विसेज होटल वाले देते हैं, वो होटल वाले जो सर्विसेज देते हैं वो सर्विसेज सिग्निफिकेंट होती है। तो होटल बिल्डिंग मेरे को रेंटल ही देती है, मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, मैं क्या यूज कर रहा हूं, होटल में तो कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होटल बिल्डिंग इज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। लेकिन कई बार ये डिफिकल्ट हो जाता है कि वो सर्विसेज सिग्निफिकेंट है नहीं है, पता नहीं चलता, तो वहां पे जजमेंट हमें लेना पड़ता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात आती है, हमें ट्रांजेक्शन का, सिचुएशन का सब्सटेंस देखना है, रियलिटी, ना कि वो जिस रूप में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई। जैसे मैं केवल एक होटल ऑपरेट कर रहा हूं, मैंने आपको ऑपरेट करने के लिए दे दिया, मेरा स्टाफ भी दे दिया, मेरी सारी सर्विसेज भी दे दी, तो उस केस में ये हमारा जजमेंट होगा कि भाई वेदर इट इज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और नॉट,
ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडेक्स 103 पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिजनेस कॉम्बिनेशन में आती है तो इंडेक्स 103 के हिसाब से हम उसकी अकाउंटिंग कर लेंगे। ठीक है। और ये ग्रुप मेंबर्स वाली बात भी मैंने आपको मेजर क्लास में बताया। अच्छा, हेल्ड फॉर सेल है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का यूज हो गया है, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो भी पर्पस था कंप्लीट हो गया, अब हम उसे बेचना चाहते हैं, बेचा नहीं है, तो नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल इंडेक्स 105 लग जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, वो ये कि प्रॉपर्टी अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपने रेंटल पे दिया, ग्रुप में ही दिया, तो भैया ध्यान रखिए वो ऐसे सब, मान लीजिए इस होल्डिंग ने सब पेरेंट ने सब्सिडरी को दिया, तो पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सीएफएस में तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि एज ए ग्रुप तो सब्सिडरी उसे यूज कर रही है तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी फॉर द ग्रुप एज ए होल। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, मैंने स्पेशली आपको क्लास में भी बोला हुआ, रेगुलर क्लास में भी, ध्यान से समझें। इसके बाद बस सर होने वाला है खत्म। रिकॉग्निशन कैसे होगा? अरे भाई बहुत ही आसान। किसी भी प्रॉपर्टी को असेट कब, किसी भी चीज को असेट कब मानते हैं? जब उसका एफईबी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है और उसकी कॉस्ट मेजर हो जाएगी, क्योंकि रिकॉर्ड तो कॉस्ट पे ही करना है। और सर फिर वो डे टू डे सर्विस में कोई कॉस्ट आती है, जाहिर सी बात है डे टू डे सर्विस की कॉस्ट तो पीएनएल में ही जाएगी। सर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और पार्ट रिप्लेसमेंट हो रहा है उसका, तो पुरानी वाली दीवार तोड़कर नई वाली दीवार लगा रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो कॉस्ट का हिस्सा होगी, पुरानी वाली जाएगी नई वाली आएगी, रिप्लेसमेंट यही होता है। तो जो भी उसकी वैल्यू है उसमें से हम न्यू पार्ट, जो नया दीवार आएगी, नई वॉल आएगी, नई प्रॉपर्टी में एडिशन होगा, उसको जोड़ देंगे, और जो पुराना हटेगा उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है। सर कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा? नॉर्मल इंड AS 16 का कॉन्सेप्ट है, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में बिल्कुल शामिल होंगे। सर कॉस्ट में क्या क्या शामिल नहीं होगा? अरे भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जैसे हम इंड AS 16 में पढ़ते थे ना कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रेडी टू यूज होने तक के पहले का जो है कोई ऑपरेटिंग लॉस भी होता है तो वो नहीं आएगा। तो यहां भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब तक प्लांट नहीं हो जाती प्रॉपर, तब तक का पहले का लॉस नहीं आएगा। कोई भी एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होती, स्टार्टअप कॉस्ट, ये सब इंड AS 16 जैसी है बिल्कुल। सर डेफर्ड पेमेंट है, तो किस्तों पे खरीदी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो जाहिर सी बात है 100 की चीज 110 में क्यों खरीदोगे आप किस्तों में, तो ब्याज लगेगा। तो जो कॉस्ट है वो उसकी कैश प्राइस की इक्विवेलेंट होगी, बैलेंस अमाउंट इंटरेस्ट होगा। मतलब नॉर्मली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम खरीदने गए, मान लो 1 लाख की पड़ती है, हमने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मिली तो हमसे 5,000 एक्स्ट्रा लिए गए तो ब्याज होगा, वही सेम चीज हो गई। सर अब क्या करें? ये लो भैया, रिकॉग्निशन में एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, हमने कोई लैंड या लैंड एंड बिल्डिंग ली, उसके बदले में लैंड या लैंड एंड बिल्डिंग दी, या कोई प्रॉपर्टी दी, कोई मशीनरी दी, कोई इक्विपमेंट दिया, कैश दिया, डेटर से एडजस्ट कर लिया। इट कैन बी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी एक्सचेंज इनकमिंग एंड एक्सचेंज विद एनी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम। तो सर उसका क्या करना है? तो देखिए उसकी टेबल वैसे पूरी इंड AS 16 जैसी ही है, ये एज इट इज एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इंड AS 16 जैसी होगी। फिर भी मैंने समराइज कर दिया है। इसमें दो चीजें देखते हैं, क्या इस ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज है ना भाई, पुरानी गाड़ी लेके मैंने नई गाड़ी, मैं गाड़ी का एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात हो रही है, मैंने पुरानी बिल्डिंग बिल्डिंग का ले लेते हैं, पुरानी बिल्डिंग जो है देकर नई बिल्डिंग ले ली, ऐसे ही शौक दिखावा। लेकिन ये भी हो सकता है नहीं साहब दिखावा नहीं है, मेरे को नई बिल्डिंग काम की, पुरानी बिल्डिंग में मजा नहीं आ रहा था, ग्राहक कम हो रहे थे, थोड़ा शो करना पड़ता है बिजनेस बढ़ाने के लिए, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर 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 दो चीजें देखना, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में इंड AS 16 हो या 40 हो, दो चीजें देखना, कमर्शियल सब्सटेंस और फेयर वैल्यू। क्या ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है और क्या आने जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू पता है क्या? तो उसमें ध्यान दे, मैंने केस बना दिए हैं। मान लीजिए कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब आपने जो एक्सचेंज किया वो ऐसे ही कर लिया बस। हाँ, जैसे इंड AS 16 में पुरानी मशीन खरीदी, पुरानी मशीन जो है आपने दे दी और नई मशीन उसके बदले में ले ली, क्यों? बोले ऐसे ही बस यार मजा नहीं आ रहा था। प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या? नहीं। कुछ इससे बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा बिजनेस को? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे दिखावा। तो ठीक है भाई, तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फेयर वैल्यू पता हो या ना पता उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए जो आने वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, देखो एंट्री क्या होगी, आने वाली एसेट डेबिट होगी, जाने वाली क्रेडिट होगी, डिफरेंस पीएनएल में जाएगा अगर इफ एनी। तो यहां पर तो बोल दिया भैया कुछ नहीं, अस कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप, मतलब आने वाली असेट, जो असेट जा रही है उसकी बुक वैल्यू मान लो 5 लाख है, तो आने वाली को 5 लाख पे डेबिट कर लेना, बात खत्म, नो प्रॉफिट नो लॉस। कमर्शियल सब्सटेंस पे नो आ गया तो फेयर वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है। लेकिन अगर कमर्शियल सब्सटेंस है, कमर्शियल सब्सटेंस है और अब किसी की फेयर वैल्यू पता ही नहीं है, मान लो किसी की फेयर वैल्यू तो भी नहीं पता है, एक की भी नहीं पता है, तो भी यही सेम ट्रीटमेंट लग जाएगा। तो केस क्या बचा? कमर्शियल सब्सटेंस है,
एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का और फेयर वैल्यू भी पता है। यस सर, किसकी पता है, आने वाली की कि जाने वाले की? दोनों की भी पता हो सकती है, किसी एक की भी पता हो सकती है। तो मुद्दा ये है, जाने वाली एसेट किस पे क्रेडिट होगी उसके लिए कोई इंडेक्स नहीं है। जाने वाली एसेट तो हमेशा उसकी कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू पे क्रेडिट होती, आने वाली किस पे डेबिट होगी? तो इसके लिए लिखा गया है कि आने वाली एसेट की अगर फेयर वैल्यू एमसीई मतलब मोर क्लियरली एविडेंट, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर ज्यादा क्लियरली एविडेंट है तो आने वाली एसेट की जो फेयर वैल्यू है उस पर आप उसको डेबिट कर लेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आने वाली एसेट की फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट नहीं है तो फिर आने वाली एसेट को, इनकमिंग एसेट को जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू पे ही कर लेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में चला जाएगा। सर अगर दोनों की जो है फेयर वैल्यू इक्वली क्लियरली एविडेंट है तो क्या करना है? तो फिर आने वाली एसेट को हम जाने वाली गिवन अप एसेट गिवन अप की फेयर वैल्यू पर डेबिट कर लेंगे, ठीक है। एक बात कंफर्म है, आने वाली डेबिट होगी, जाने वाली क्रेडिट होगी। आने वाली डेबिट किस पे होगी? झगड़ा उस पे चल रहा है, तो किस पे होगी? सुन लो, फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड और फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एसेट गिवन अप, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। और दोनों ही इक्वली क्लियरली एविडेंट है तो जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू ली जाएगी। क्लियर है? और इसमें एक बात ध्यान रखें, मैं यहां पर हमारे आईसीआई के मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, उसी को डिस्कस भी कर लेता हूं 2 मिनट के लिए। उसमें क्या है, जो आउटगोइंग एसेट है, जाने वाली एसेट है ना, उसकी फेयर वैल्यू 5 लाख दे रखी है आपको, और उसकी बुक ये एफवी दे रखी है, और उसकी बुक वैल्यू नहीं दे रखी, तो वहां लिखा नहीं है, पर मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में असम्पशन है कि वो बुक वैल्यू भी वही है। और आने वाली की फेयर वैल्यू 8 लाख रुपए है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, और कैश भी 2 लाख रुपए उन्होंने पे किया है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर फेयर वैल्यू आने वाली की भी पता है, जाने वाली की भी पता है, तो एंट्री क्या होगी? इनकमिंग असेट अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग असेट, आईसी टू ओजी, ये तो कंफर्म है। जाने वाली हमेशा किस पे क्रेडिट होगी? 5 लाख पे। पर वो 5 लाख क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दी, तो फेयर वैल्यू मत सोच लेना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर वो जाने वाली एसेट हमेशा उसकी बुक वैल्यू पे क्रेडिट होगी, तो उसकी बुक वैल्यू भी 5 लाख ही एज्यूम की गई है, तो ये 5 लाख पे क्रेडिट हो गई। अब दोनों की फेयर वैल्यू इक्वली मोर क्लियरली एविडेंट है, दोनों की पता है, इसलिए आने वाली एसेट को भी हमने 5 लाख पे ही डेबिट कर लिया। ये तो इनकमिंग एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू आउटगोइंग एसेट 5 लाख, लेकिन इसमें 2 लाख कैश भी दिया है, तो जाहिर सी बात है कैश दिया है तो यहां टू कैश आना ही आना है, 2 लाख रुपए। तो इनकमिंग एसेट की जो आने वाली एसेट है उसकी वैल्यू 2 लाख से और बढ़ी जाएगी, कैश की वैल्यू मॉनेटरी आइटम है तो फिक्स ट्रांजेक्शन है वैल्यू का, ठीक है। और सर अगर मान लीजिए इसमें मान लीजिए ये फेयर वैल्यू नहीं दी होती तो आउटगोइंग एसेट की, तो फिर आने वाली एसेट की फेयर वैल्यू हमें पता है, तो एंट्री होती इनकमिंग एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 8 लाख टू जाने वाली एसेट 5 लाख, ठीक है, टू कैश 2 लाख, तो 1 लाख का गेन होता फिर। तो आप चेक कर लेंगे। इसके बाद जो है आगे मेजरमेंट किस पे होगा? तो मेजर रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने देख लिए हैं यहां पर। अब मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, एक बार इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया उसके बाद हर बैलेंस शीट डेट पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी, तो वो किस पे आएगी? सर इंडेक्स 16 हमको याद आ रहा है, वहां पे कॉस्ट मॉडल भी था, रिवैल्यूएशन मॉडल भी था। अरे भाई रिवैल्यूएशन मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं है, इंडेक्स 40 में नहीं है। इंडेक्स 40 कहता है सिर्फ कॉस्ट मॉडल, ओनली कॉस्ट मॉडल। यस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे इंपेयरमेंट माइनस इंपेयरमेंट लॉस पे आएगी, कोई रिवैल्यूएशन नहीं होगा। फेयर वैल्यू निकालते जरूर है पर वो केवल डिस्क्लोजर के लिए निकालते हैं, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर हेल्ड फॉर सेल है ना, तो 105 लगेगा। एज ए लेसी यूज हो रही है तो इंडेक्स उसकी मेजरमेंट जो होगी वो 116 से होगी। अगर और कोई दूसरा केस है तो पीपीपी वाला लग जाएगा, ये ध्यान रखें अगर वो यूज हो जाए तो, ठीक है। और सर अगर फेयर वैल्यू नहीं निकल पा रही है तो भी उसका आपको डिस्क्लोजर तो करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं निकल पा रही उसके रीजन देने पड़ेंगे। बिल्कुल हो गया, तो ये भी हो गया। सर अब क्या करवा रहे हो? अब तो भैया ट्रांसफर, ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल है। अभी मैं सोच रहा हूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पर मेरा मन बना लिया कि नहीं मैं इसको बेचूंगा, तो बेचूंगा तो अब बेचने के लिए रख लूंगा तो इन्वेंट्री हो जाएगा। मैंने सोचूंगा इसको यूज करूंगा बिल्डिंग को, तो ये पीपी हो सकता है, कोई पीपी है मेरे पास, मैंने सोचा अभी तो यूज कर रहा था, अब सोचा नहीं इसको कैपिटल रेंटल पे दूंगा तो आईपी हो जाएगा। कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से चीज इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो सकती है, इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन तुक्के से नहीं। यहां पर लिख लें एविडेंस होना चाहिए इसका, आपको बकायदा उसका कोई प्रॉपर एज एन अकाउंटेंट मैं अपने क्लाइंट से पूछूंगा, भैया तो हम सोच रहे हैं कि अब इसको हम बेचने, हम इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको रेंट पे देंगे, तुम्हारे सोचने से नहीं होगा, मुझे प्रॉपर एविडेंस चाहिएगा एज एन ऑडिटर। अगर वो है
तो मैं एंट्री पास कर लूंगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर जाएगी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, पीपी या इन्वेंट्री डेबिट, या पीपी या इन्वेंट्री जाएगा क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। आने वाली डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। पर सर ये होगा किस वैल्यू पे? टेंशन ही खत्म कर दिया। इंड एस 40 कहता है भैया ये तो तुम कैरिंग अमाउंट पे ही कर लो, जो पुराने का कैरिंग अमाउंट था वो क्रेडिट और नए वाले को उसी के कैरिंग अमाउंट पे डेबिट कर लो, उसी कैरिंग अमाउंट पे। अरे वाह, बढ़िया हो गया। सर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचने का सोच लिया तो, अरे सोचने से क्या होगा, वो इन्वेंट्री नहीं हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगा। हाँ, सोचने वाली बात नहीं है। और मान लीजिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग थी एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको और डेवलप कर रहे हैं प्रॉपर, तो क्या हो गया, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी। हाँ, अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह नहीं, हम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर यूज की बात करेंगे, तो अभी तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कोई ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी, पहले भी मैंने आपको बता दिया। तो असेट रिकॉग्नाइज होना मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करना, प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करना। तो डी रिकॉग्निशन मतलब असेट आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो डी रिकॉग्निशन कब होगा, जब बेचेंगे। डिस्पोजल, सर डिस्पोजल मतलब, डिस्पोजल दो तरीके से होता है, एक तो बेचने से, और आपने किसी को फाइनेंस लीज पर दे दी तो इंड एस 116 के हिसाब से वही ओनर हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये फाइनेंस लीज पर दे दिया आपने तो भी आपके पास से तो असेट चली गई। और आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसको आपने परमानेंटली विड्रॉ कर लिया, किसी असेट को आप यूज कर रहे थे, पीपी की बात कर रहा हूं, अब आप यूज नहीं करोगे तो भी तो उसको हटाना पड़ेगा आपको। अरे कोई भी एसेट अगर हेल्ड फॉर सेल हो जाती है, यूज में नहीं रहती है, उसका जो जो भी रेंटल के लिए नहीं बची, आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस केस में 100% जो है, अब वो हेल्ड फॉर सेल है तो दूसरा इंडेक्स लगेगा। बिल्कुल। और मान लीजिए कोई नो फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड ही नहीं है उससे, तो अल्टीमेटली वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। खैर कहने का मतलब सिंपल सा है भैया, असेट आती है तो डेबिट, कई बार वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट, जाने को कहते हैं डी रिकॉग्निशन। तो भैया सर सीधी बात बताइए, अगर हम असेट को बेचेंगे तो किस दिन डी रिकॉग्नाइज करेंगे? तो भैया जिस दिन बेचने का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। सर वो किस दिन माना जाएगा? जिस दिन रिसिपिएंट को, जिसको हम बेच रहे हैं, उसको कंट्रोल आएगा, इंडेक्स 115 होता है ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर। हाँ, तो डेट ऑफ डिस्पोजल जो है उस दिन माना जाएगा, हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे। और फाइनेंस लीज में अगर हमने किसी को फाइनेंस लीज पर सेट दी तो किस दिन एंट्री होगी डी रिकॉग्निशन की? ऑब्वियसली जिस दिन लीज का ट्रांजैक्शन एंटर होगा उसी दिन होगी। तो जनरल है यहां पर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। कंसिडरेशन कैसे निकाला जाएगा बेचने का? जो भी फेयर वैल्यू होगी, डेफर्ड पेमेंट भी हो सकता है। हाँ, डेफर्ड पेमेंट में हम बेचेंगे, हो सकता है 100 की चीज हम 100 में बेचते हैं लेकिन सामने वाला किस्तों में पैसे दे रहा है, तो अब हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट हमारी वहां इनकम होगी। खरीदते वक्त हमने डेफर्ड पेमेंट पे खरीदा तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, लेकिन हमने बेचते वक्त डेफर्ड पेमेंट लिया है, किस्तों में दिया है, तो सामने वाले से इंटरेस्ट हम लेंगे। ठीक है। और मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी से कोई कंपनसेशन मिल रहा है इस सेल डिस्पोजल के ट्रांजैक्शन पर, वो तो कोई भी कंपनसेशन मिल रहा है तो डेफिनेटली वो पीएनएल में ही आएगा, व्हेन एक्रू, जब भी एक्रू हो जाएगा। और आखिरी क्या है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर क्या है? बिल्कुल सिंपल है, अकाउंटिंग पॉलिसी, सारे क्लास जितने तरह की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सबकी फेयर वैल्यू आपको डिस्क्लोज करनी है। पीएनएल में रेंट कितना गया, एक्सपेंस कितना गया, रेंट नहीं मिला तो भी खर्चा हो सकता है, वो भी कितना गया, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे रेस्ट्रिक्शन है क्या, जो भी ऑब्लिगेशन है उसकी डेप्रिसिएशन मेथड क्या है, यूजफुल लाइफ क्या है, और ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन माइनस सेल, क्लोजिंग बैलेंस का पूरा रिकंसिलेशन हमें करना है। और फेयर वैल्यू मेजर नहीं हुई तो ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे वो डिस्क्लोजर्स करने हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये हो गया इंड एस 40 आपका पूरा रिवाइज। ये एज इट इज आप इसको एक बार रिवाइज कर लें, ये वीडियो केवल रिवीजन पर्पस के लिए था, और इन नोट्स को आप कवर अप कर लें और इससे फिर आप मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लीजिए, बिल्कुल हो जाएंगे। और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कॉस्ट में क्या क्या जोड़ना है? देखिए कॉस्ट में कैपिटलाइज क्या क्या करना है, तो बहुत ही क्लियरली बात है, हम इसकी कोई लिस्ट नहीं बना सकते, इसी पे मॉड्यूल के एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं भैया। वो इन्वेस्टमेंट असेट को रेडी टू यूज में लाने तक, पीपीई में जो खर्चा होता है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी उसकी करंट पोजीशन पे लाने तक जो भी खर्चा होगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, वो सब जुड़ेगी। इसका कोई नाम फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर जाइए, रटिए मत कि ये जोड़ेंगे, ये घटाएंगे, इसको कैपिटलाइज कर देंगे, नो। सबसे एक बार वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह आ गई, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जुड़ जाएगी, उसके बाद जितना भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होगा, जब तक उसकी अगर उसकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है कुछ, तो वो कैपिटलाइज होगी, अदरवाइज वो पीएनएल में जाती है। जो आपने 11th क्लास में बचपन में फंडा पढ़ा था वही है कैपिटलाइज करने का। ठीक है,
तो चलिए बिल्कुल ये हो जाता है इंडेस 40 का रिवीजन कंप्लीट जो है। और अब आप इस नोट्स को ढंग से पढ़िए और सारे क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन कराने में मैं कोई आपका टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करने वाला हूँ, फटाफट क्वेश्चन करा लीजिए। और फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और ये रिवीजन जारी रहेगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग सभी लोग प्रॉपरली रिवाइज करेंगे और प्रॉपरली पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।